22 जनवरी 2018 प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट में स्विट्जरलैंड पहुंचते हैं। अगले दिन 23 जनवरी को भारतीय मूल के सीईओ से मुलाकात करते हैं। इस मुलाकात की एक ग्रुप फोटो मीडिया में आ जाती है और देश भर में बवाल खड़ा हो जाता है। फोटो में मौजूद था एक शख्स जिसका नाम था नीरव मोदी। नीरव मोदी के साथ प्रधानमंत्री की फोटो देखकर देश के सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक के हेडक्वार्टर में हलचल तेज हो जाती है। फिर आता है 14 फरवरी 2018 का वो दिन जब पीएनबी के द्वारा एक खुलासा कर दिया जाता है। नीरव मोदी बैंक का 13,500 करोड़ लेकर विदेश भाग गया है। पंजाब नेशनल बैंक ने 11,500 करोड़ के घोटाले में मुख्य आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। देश भर में चर्चा होने लगती है। विजय माल्या और ललित मोदी के बाद नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी को घोटाला करके विदेश भगा दिया गया है। कांग्रेस डब्ल्यूएफओ की ग्रुप फोटो और 5 नवंबर 2015 का एक वीडियो जारी करता है। वीडियो में प्रधानमंत्री मेहुल चोकसी को मेहुल भाई कहकर संबोधित करते हुए दिखाई देते हैं। इतना ही बड़ा शोरूम होगा, हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं। इसके बाद पीएम और नीरव के बीच नजदीकियों के किस्से तेजी से फैलना शुरू हो जाते हैं। तभी इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आती है जो बेहद सीरियस एलिगेशंस और कुछ सवाल खड़े कर जाती है। रिपोर्ट ये कहती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 8 महीने पहले नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के इस स्कैम को पकड़ चुका था। 10,000 पन्नों की रिपोर्ट भी बनाई गई थी जिसमें नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के कंपनियों के फर्जी वाड़े का पूरा ब्यौरा था। कैसे उन्होंने अपने स्टॉक्स का वैल्यूएशन बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, कैसे अपने सगे संबंधियों को सस्पिशियस पेमेंट्स भेजी गईं, कैसे ड्यूबियस लोन का खुलासा हुआ, ये सब कुछ उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था। लेकिन इस रिपोर्ट को सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ या डीआरआई किसी के साथ भी शेयर नहीं किया जाता, जबकि आरआईईसी मैकेनिज्म के थ्रू ऐसी रिपोर्ट्स शेयर करना कंपलसरी होता है। कई मौके सरकार को नीरव मोदी के खिलाफ एक्शंस लेने के लिए मिले, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। कहानी में एक एंट्री और होती है, एसवी हरिप्रसाद। वही हरिप्रसाद जिसके साथ नीरव मोदी पर 10 करोड़ की ठगी का आरोप था। हरिप्रसाद जुलाई 2016 में घोटाले की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज चुके थे। प्रसाद ने लेटर में इस बात को अंडरलाइन किया था, नीरव बहुत बड़ा घोटाला कर रहा है, इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। अगर इसमें देरी हुई तो विजय माल्या की तरह ये भी देश छोड़कर भाग जाएगा। लेकिन तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो करोड़ों फूकने के बाद भी भारत सरकार उसे अब तक विदेश से भारत वापस नहीं ला पाई। तो कौन है नीरव मोदी? क्या था उसका बिजनेस मॉडल? कैसे उसने पीएनबी को 13,500 करोड़ का चूना लगा दिया? और क्यों मोदी सरकार इस मामले पर चुप रही? एक्सपोज फाइल्स में कहानी नीरव मोदी के 13,500 करोड़ के घोटाले की। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। नीरव मोदी अमेरिका की वार्टन जैसी यूनिवर्सिटी छोड़कर डायमंड ट्रेड में अपना नाम बनाने के लिए पढ़ाई बीच में ही छोड़कर 19 साल की उम्र में ही अपने मामा मेहुल चोकसी के बिजनेस में शामिल हो गया था। मेहुल चोकसी उस समय गीतांजलि ग्रुप का हेड था, जिसके देश भर में करीब 4,000 ज्वेलरी स्टोर्स हुआ करते थे। कुछ सालों बाद 1999 में उसने अपनी खुद की कंपनी फायर स्टार शुरू कर दी, जो डायमंड सोर्सिंग और ट्रेडिंग का काम किया करती थी। बिजनेस सफल होता गया। उसने कई और ज्वेलरी कंपनियों को एक्वायर कर लिया। 2010 में नीरव मोदी ने अपने नाम से पहला डायमंड बुटीक लॉन्च कर दिया। उसका बिजनेस अब दुनिया भर में मशहूर होने लगा था। केट विंसलेट ने ऑस्कर की रेड कारपेट पर नीरव मोदी की डिजाइन ज्वेलरी पहनी थी तो सबकी आंखें केट विंसलेट पर ही टिकी रही थी। लेकिन ये चमक उस वक्त फीकी पड़ गई जब उसका फ्रॉड दुनिया के सामने आ गया। उसकी कहानी शाइन से स्कैंडल में बदल गई। पीएनबी घोटाला दुनिया के सामने 2018 में आया था, लेकिन इसकी बुनियाद रखी गई थी 2011 में। नीरव मोदी ने फ्रॉड के लिए बैंकिंग सिस्टम के एक खास लूप होल का फायदा उठाया था। बहुत दिलचस्प है, उस लूप होल का नाम था लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, LOU, एक तरह की बैंक गारंटी। जब कोई बिजनेसमैन विदेश से माल खरीदना चाहता है तो विदेशी बैंकों को भरोसा चाहिए होता है कि उसका पैसा उसको वापस मिल जाएगा। ऐसे में इंडियन बैंक्स LOU जारी करते हैं कि अगर हमारा कस्टमर पैसे नहीं चुकाएगा तो हम चुका देंगे।
इसी बेसिस पर विदेशी बैंक उस बिजनेसमैन को शॉर्ट टर्म क्रेडिट का लोन दे देता है। एलओयू का इस्तेमाल बड़े बिजनेसमैन और इंपोर्टर्स करते हैं और खास तौर पर डायमंड ज्वेलरी सेक्टर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एलओयू हासिल करना सबके बस की बात नहीं होती। एक प्रोसेस फॉलो करना होता है, वेरिफिकेशन किया जाता है, कोलेट्रल जमा करना होता है ताकि पैसा ना चुका पाने पर कोलेट्रल बेचकर भरपाई की जा सकेगी। नीरव मोदी का काम डायमंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का था। सारी डीलिंग फॉरेन करेंसी में हो रही थी। वो भारतीय बैंक्स की फॉरेन ब्रांच से लोन ले भी रहा था, जहां इंटरेस्ट रेट भी कम मिलता था। लेकिन समस्या थी कि इन लोन के बदले कोलेट्रल क्या दिया जाए। तब कहानी में आता है एलओयू। 2010 में नीरव मोदी मुंबई के काला घोड़ा में एक स्टोर खोलता है। स्टोर से कुछ ही दूरी पर पीएनबी की एक ब्रेडी हाउस ब्रांच हुआ करती थी। मार्च 2010 में बैंक के फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में एक नया डिप्टी मैनेजर आता है। नाम था गोकुलनाथ शेट्टी। इसी समय यहाँ एक क्लर्क भी हुआ करता था, मनोज खरत। गोकुलनाथ का काम एलओयू अप्रूव करना था और मनोज खरत स्विफ्ट मैसेजिंग का काम देखता था। नीरव मोदी की नजर इन्हीं दोनों कर्मचारियों पर थी। वो इन दोनों से नजदीकियां बढ़ाता है और कुछ ही महीने के अंदर दोनों के बीच हेराफेरी की सेटिंग फिक्स कर देता है। नीरव मोदी दोनों से मोटी रकम देने का वादा करता है और कहता है बहुत पैसा कमवाएंगे। मेरी कंपनी से तुम्हारे पास एलओयू की रिक्वेस्ट आएगी, उसे बिना किसी सिक्योरिटी या कोलेट्रल मांगे अप्रूव कर देना है आपको। शुरुआत में दोनों रूल्स रेगुलेशंस को लेकर आनाकानी करते हैं, लेकिन बाद में मान जाते हैं। मार्च 2011 को नीरव अपनी कंपनी डायमंड आर यूएस के थ्रू एलओयू के लिए अप्लाई कर देता है। एलओयू रिक्वेस्ट में कहता है कि उसे हांगकांग से पर्ल्स इंपोर्ट करना है, उसे लोन की जरूरत है। शेट्टी और खरत ने वही किया जैसा तय हुआ था। उसने बिना किसी कोलेट्रल के एलओयू अप्रूव कर दिया। अब शुरू हुआ हेराफेरी का वो सिलसिला जो 13,500 करोड़ के घोटाले पर जाकर खत्म। नीरव मोदी एक के बाद एक सैकड़ों करोड़ के एलओयू की रिक्वेस्ट भेजते रहे। पीएनबी के टॉप ऑफिशियल्स की नजर से बचता हुआ गोकुलनाथ बिना किसी कोलेट्रल के लोन्स अप्रूव भी करता गया। नजर जाती भी कैसे? दरअसल इन एलओयूज पर नीरव मोदी विदेशों से जो लोन ले रहा था वो शॉर्ट टर्म थे, मतलब तय तारीख पर उन्हें वापस करना जरूरी था। लेकिन जब पेमेंट का वक्त आया तो नीरव मोदी ने पैसा लौटाने के बजाय एक और नया एलओयू बनवा लिया, वो भी पहले वाले से ज्यादा कीमत का। ज्यादा चालाक बनने के चक्कर में उसने नया लोन लेकर पुराने लोन का पेमेंट कर दिया और बची हुई रकम फिर से बिजनेस में लगा दी। 2018 तक नीरव मोदी कुल 1212 ऐसे एलओयूज अप्रूव करवा चुका था। इन एलओयूज की मदद से नीरव मोदी के जिस बिजनेस को 20 साल में ग्रो होना चाहिए था, उसे सिर्फ 5 साल में ग्रोथ दे दी गई। नीरव मोदी का प्लान था कि जब कंपनी सुपर सक्सेसफुल दिखेगी तो उसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दिया जाएगा। कंपनी के शेयर प्रीमियम पर बेचकर जो पैसा आएगा उससे ये अरबों रुपए का कर्ज चुका दिया जाएगा। हेराफेरी पीएनबी के टॉप ऑफिशियल्स की पकड़ में ना आए, इसके लिए गोकुलनाथ शेट्टी और मनोज खरत नीरव मोदी के एलओयूज को पीएनबी के कोर बैंकिंग सिस्टम यानी सीबीएस में एंटर ही नहीं करते थे। सीबीएस वो सिस्टम है जिसमें बैंक अपने सभी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखता है। कई जगह तो एंट्री करते समय असली रकम की जगह कम अमाउंट लिख दिया जाता है। लिखा भी गया था ताकि शक पैदा ना हो। ये सारा खेल शेट्टी और मनोज खरत ने स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल करके किया। स्विफ्ट एक ग्लोबल मैसेजिंग नेटवर्क होता है जिसके जरिए बैंक आपस में तेजी से और सुरक्षा के साथ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। लेकिन समस्या ये थी कि स्विफ्ट का कोई कनेक्शन सीबीएस से नहीं था, यानी जो मैसेज स्विफ्ट पर भेजा जा रहा था उसकी सीबीएस में ऑटोमेटिक एंट्री नहीं होती थी। नीरव मोदी ने इसी लूप होल का फायदा उठाया। 2018 में नीरव मोदी ने एक बार फिर अपनी कंपनियों डायमंड्स आर यूएस, सोलर एक्सपोर्ट्स और स्टेलर डायमंड्स के जरिए 323 करोड़ रुपए के एलयूज के लिए अप्लाई कर दिया। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका बैठाया मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी 31 मई 2017 को ही रिटायर हो चुका है और उसकी जगह एक नया मैनेजर दिनेश भारद्वाज आ चुका है। हमेशा की तरह नीरव के ऑफिशियल्स बैंक से एलओयू मांगते रहे। नियम के मुताबिक दिनेश भारद्वाज नीरव की कंपनी से कोलेट्रल मांगते हैं। कहते हैं कि 100% कैश मार्जिन दो तभी एलओयू मिलेगा। इस पर नीरव मोदी के ऑफिशियल्स भड़क जाते हैं। कहते हैं कि हमने पहले भी एलओयूज लिए हैं, उस समय तो हमें बिना किसी कोलेट्रल के ही एलओयू मिल जाता था, अब अचानक नियम कैसे चेंज कर दिए गए। दिनेश भारद्वाज को शक हुआ। उसने अपने रिकॉर्ड्स में चेक किया।
भारद्वाज के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि नीरव की कंपनियों को सैकड़ों करोड़ के एलओयूज बिना किसी कोलेटरल के बांटे गए थे और सीबीएस में उसकी एंट्री तक नहीं की गई थी। पीएनबी बैंक बिना किसी सिक्योरिटी के हजारों करोड़ रुपए का गारंटर बन चुका था। दिनेश भारद्वाज ने इस बारे में अपने जब हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया तो हड़कंप मच गया। लाजमी था। इंक्वायरी बिठाई गई तो 280 करोड़ की गड़बड़ी तुरंत पकड़ में आ गई। रिटायर्ड मैनेजर शेट्टी क्लर्क मनोज खरत और नीरव मोदी की साठगांठ भी सामने आ चुकी थी। पीएनबी ने अपनी गलती सुधारने के लिए जो भी हो सकता था किया। नीरव मोदी की कंपनियों को बोला कि जो भी पेंडिंग लोन्स हैं उसे क्लियर करो और जिसका भी इंपोर्ट किया है उसके डॉक्यूमेंट्स सबमिट करो। लेकिन लोन चुकाने का इरादा नीरव मोदी का नहीं था। वह खुलासे से 1.5 महीने पहले ही 1 जनवरी 2018 को लंदन भाग चुका था। जब पीएनबी नीरव मोदी की कंपनियों को लोन चुकता करने के लिए कह रही थी तब तक वो भाग चुका था। नीरव मोदी स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट में था। पीएम मोदी के साथ फोटो खिंचवा रहा था। पीएनबी ऑफिशियल्स ने 29 जनवरी 2018 को आरबीआई को इत्तला किया। 14 फरवरी 2018 को पीएनबी ऑफिशियल्स ने ये बात स्टॉक एक्सचेंज और देश के सामने रख दी। पीएनबी अपने बैंकिंग सिस्टम में करीब 11 से 12 हजार करोड़ रुपए की फ्रॉड ट्रांजैक्शंस पकड़ चुका था। सीबीआई के पास नीरव मोदी और उसकी कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाती है। नीरव मोदी के जितने भी एसोसिएटेड अकाउंट्स थे उन सबको फ्रीज कर दिया जाता है। पीएनबी के 10 एम्प्लॉइज जिन पर शक था उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। सीबीआई की जांच शुरू होती है और शुरुआती जांच में सामने आता है कि नीरव मोदी के मैनेजर्स के पास पीएनबी के इलीगल एक्सेस भी थे। उनके पास स्विफ्ट सिस्टम के लॉगिन पासवर्ड्स तक थे, जिससे वो खुद स्विफ्ट सिस्टम पर अपने एलओयूज को वेरीफाई करते थे, ऑथराइज भी कर देते थे और हर एक एलओयू के बदले पीएनबी शेट्टी और खरत जैसे ऑफिसर्स को कमीशन मिल जाता था। सीबीआई की जांच जब और गहरी हुई तो पता चला कि ये सब तो बहुत ही प्री प्लान तरीके से किया जा रहा था। 4 फरवरी 2018 को सीबीआई नीरव मोदी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करती है ताकि नीरव मोदी से पूछताछ की जा सके, लेकिन नीरव हाथ नहीं आ पाता। इसी बीच पता चलता है कि नीरव मोदी का मामा मेहुल चौकसी भी बिना किसी सिक्योरिटी के फेक एलओयू के जरिए बैंकों को चूना लगा रहा है। 7 फरवरी 2018 को सीबीआई उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर लेती है। 7 दिन बाद यानी 14 फरवरी 2018 इसमें एंट्री होती है ईडी की। ईडी की जांच में पता चलता है कि नीरव मोदी बैंक के कुछ करप्ट अधिकारियों के साथ मिलकर बिना किसी कोलेटरल के करोड़ों रुपए के हीरे मोती फला विदेशी कंपनियों से खरीद रहा था। घोटाला आम आदमी की सोच से परे था। 14 फरवरी 2018 को जैसे ही घोटाले की खबर बाहर आई, 34 बैंकों की मार्केट कैप में करीब 36,000 करोड़ रुपए की गिरावट मिली। पीएनबी के स्टॉक्स ने ही सिर्फ इन्वेस्टर्स के करीब 8,000 करोड़ रुपए डुबो दिए थे। जिन बैंकों ने नीरव को फेक एलओयू पर लोन दिया था, यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक, एक्सिस बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई, उन पर सबसे ज्यादा मार पड़ी। डायमंड इंडस्ट्री 10% तक लुढ़क गई। बैंकों ने सभी डायमंड ट्रेडर्स के बिजनेस लोन्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री के लिए एलओयूज अब बेहद ज़रूरी थे, लेकिन महीने भर के बाद 13 मार्च 2018 को आरबीआई ने एक नोटिस जारी करके बैंकों के एलओयूज जारी करने पर बैन लगा दिया। निर्देश दिया कि वे स्विफ्ट सिस्टम को अपने सीबीएस के साथ जोड़ें ताकि फ्यूचर में इस तरह के फ्रॉड से बचा जा सके। जिन पेमेंट्स में फॉरेन करेंसी किसी इंडिविजुअल को भेजी जा रही हो उन पर लिमिट लगा दी गई। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी बनाई गई। ऑडिटिंग के पूरे प्रोसेस को भी चेंज कर दिया गया। ईडी ने अपनी जांच को जब और गहराई में उतारा तो पता चला कि असलियत में जिन कंपनियों से नीरव मोदी ने खरीद दिखाई थी वे शेल कंपनियां थीं, जिन्हें खुद नीरव मोदी ने खड़ा किया था। शेल कंपनियां फर्जी होती हैं, सिर्फ कागज पर होती हैं। मतलब असल में न कोई माल इधर से उधर होता था, न कोई ट्रेड होता था। सब कुछ सिर्फ फाइलों और कागजों पर होता और बैंक का पैसा घूम घाम कर नीरव मोदी की जेब में चला जाता। जब तक ये बात ईडी को पता चलती बहुत देर हो चुकी थी। नीरव मोदी अपने भाई निहाल मोदी के साथ मिलकर इन शेल कंपनियों के डमी डायरेक्टर्स के मोबाइल जब्त करा के तोड़वा चुका होता था। डमी डायरेक्टर्स को इजिप्ट शिफ्ट करा दिया जाता है। ईडी 15 फरवरी को नीरव मोदी की कुल 17 प्रॉपर्टीज पर रेड मारती है और सभी प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया जाता है। दावा किया जाता है नीरव मोदी की 5100 करोड़ की प्रॉपर्टीज को जब्त किया जा चुका था। इसके बाद ईडी विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर आग्रह करती है
नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का पासपोर्ट रद्द किया जाए। 21 अप्रैल 2018 को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 लागू किया जाता है ताकि जो लोग भारी भरकम फ्रॉड करके देश से भाग जाते हैं वो आसानी से बच न सकें। लेकिन ये समझ नहीं आया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास 8 महीने से सारी इन्फॉर्मेशन थी, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जब नीरव मोदी भागा होगा तब एयरपोर्ट से होकर भागा होगा, तब क्यों नहीं पकड़ा गया उसे। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट में कोर्ट को ये ताकत दी गई है कि ऐसे अपराधियों की सारी प्रॉपर्टीज और एसेट्स जब्त कर लिए जाएं जो देश से पैसा लेके बाहर भाग जाते हैं। आरबीआई ने एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई। इस कमेटी का काम बैंकों में एसेट क्लासिफिकेशन में डिफरेंसेस का पता लगाना था। अलग अलग तरह की धोखाधड़ी कैसे हो रही है ये पता लगाना था। इधर कांग्रेस और दूसरी अपोजिशन पार्टियां द्वारा मोदी सरकार पर नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को भगाने के आरोप लगने लगे थे। कांग्रेस कह रही थी मोदी ने पहले विजय माल्या को भगाया, फिर ललित मोदी को और अब नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को भगा दिया है। मोदी सरकार और जांच एजेंसियों पर अब प्रेशर बन रहा था। नीरव मोदी देश से भाग चुका था। ऐसे में एजेंसियों ने प्यादों को पकड़ना शुरू किया। पहले गोकुलनाथ शेट्टी और मनोज खरब को गिरफ्तार किया गया। फिर घोटाले का पेपर वर्क संभालने वाले हेमंत भट्ट और नीरव की कंपनियों का फिनांस संभालने वाले विपुल अंबानी को गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई को कह दिया गया कैसे भी नीरव को भारत लेकर आओ। इंटरपोल से मदद मांगी जाती है। इंटरपोल अपनी जांच शुरू करती है और 2 जून 2018 को नीरव मोदी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर देती है। लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि नीरव मोदी है कहाँ। महीनों बाद पता चलता है कि नीरव मोदी गोल्डन वीजा पर यूके में रह रहा है। जैसे ही ये पता चलता है 27 जुलाई 2018 को ईडी सीबीआई यूके गवर्नमेंट के पास नीरव मोदी को भारत भेजने के लिए रिक्वेस्ट भेजती है, लेकिन साल भर तक उसकी एग्जैक्ट लोकेशन किसी को पता ही नहीं चलती। मार्च 2019 को एक जर्नलिस्ट के थ्रू पता चलता है कि नीरव मोदी पिछले 1 साल से लंदन के सेंट्रल पॉइंट टावर में 80 करोड़ के एक लग्जरी अपार्टमेंट में रह रहा है। लोकेशन ट्रेस होते ही यूके गवर्नमेंट इंडिया की रिक्वेस्ट कोर्ट के पास भेज देती है। 18 मार्च 2019 को नीरव मोदी के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल दिया जाता है। 20 मार्च 2019 को नीरव मोदी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश किया जाता है और वेंसवर्थ जेल में भी डाल दिया जाता है। 2018-19 में भारत सरकार वेस्टमिंस्टर कोर्ट को बताती है कि नीरव मोदी ने अपराध भारत में किया है। उसका कंडक्ट यूके कानून के हिसाब से भी कॉन्स्पिरेसी टू डिफ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे ऑफेंसेस बनाता है, इसलिए नीरव मोदी का अपराध इंडियन लॉ के तहत पनिशेबल है। आखिरकार वेस्टमिंस्टर कोर्ट संतुष्ट हो जाता है कि नीरव मोदी का अपराध यूके के नेशनल इंग्लिश ऑफेंसेस की शर्तें पूरी कर रहा है, इसलिए कोर्ट ने नीरव मोदी का कंडक्ट एक्स्ट्राडिक्शन ऑफेंसेस की कैटेगरी में मंजूर कर लिया। फरवरी 2021 में कोर्ट ने नीरव मोदी को इंडिया भेजने की मंजूरी भी दे दी। अप्रैल में यूके गवर्नमेंट ने भी अपनी सहमति दे दी, लेकिन एक चीज़ जो उसके फेवर में थी वो थी यूएस का लॉ। जैसे उसने पीएनबी के लूप होल्स के जरिए हजारों करोड़ का फ्रॉड किया, वैसे ही यूएस लॉ के लूप होल्स का फायदा उठाकर इंडिया आने से वो बचता रहा। नीरव की लीगल टीम ने प्रत्यर्पण यानी एक्सट्रेडिशन की मंजूरी को लंदन हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 3 के तहत इन ह्यूमन कंडीशन में एक्सट्रेडिशन को रोका जा सकता है और एक्सट्रेडिशन एक्ट 2003 के सेक्शन 91 जो कहता है कि मेंटल हेल्थ बिगड़ने की स्थिति में भी एक्सट्रेडिशन को रोका जा सकता है, इन दोनों कानूनों के तहत अपील डाल दी गई। कोर्ट में दावा किया गया कि नीरव मोदी की मेंटल हेल्थ सही नहीं है, वो अपनी जान भी ले सकता है और ऐसे हालात में एक्सट्रेडिशन ठीक नहीं होगा। नीरव की लीगल टीम ने तर्क दिया कि भारत की जेलों में हालत बेहद इनह्यूमन है। अगर नीरव मोदी को भारत भेजा गया तो उसे मेंटल या फिजिकल टॉर्चर का खतरा हो सकता है, खासकर ओवरक्राउडिंग और पुअर प्रिजन कंडीशंस की वजह से। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि एक्सट्रेडिशन होने पर नीरव मोदी को मुंबई की आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा। उसे एक सुरक्षित अलग और निगरानी वाले बैरक में रखा जाएगा। उसकी मेंटल हेल्थ सहित सभी जरूरी सुविधाएं प्रोवाइड करा दी जाएंगी। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने इंडियन गवर्नमेंट की दलीलों को मान तो लिया और कह दिया कि बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ आशंका के आधार पर यह मान लेना कि नीरव मोदी को भारत में मेंटल या फिजिकल टॉर्चर का खतरा है पर्याप्त नहीं है। नीरव मोदी के वकीलों ने एक और तर्क दिया, अगर नीरव को इंडिया भेजा गया तो उसके साथ फ्लैग्रेंट डिनायल ऑफ जस्टिस यानी अन्यायपूर्ण और अनुचित मुकदमा लगेगा।
उनका कहना था कि घोटाले के बाद इंडियन मीडिया ने नीरव मोदी को लगातार बदनाम किया है। ऐसे में नीरव मोदी को फेयर ट्रायल मिलना मुश्किल है। लेकिन लंदन हाईकोर्ट ने भी पाया कि ये एक हाई प्रोफाइल केस में मीडिया ट्रायल और पॉलिटिकल कमेंट्स नेचुरल हैं। भारत एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से संचालित देश है। सिर्फ मीडिया ट्रायल या पॉलिटिकल कमेंट्री के बेसिस पे ये मान लेना कि नीरव मोदी को फ्लैग्रेंटली अनफेयर ट्रायल मिलेगा, यह व्यवहारिक नहीं है। इसी वजह से वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने बचाव पक्ष की इस दलील को पूरी तरह से खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कह दिया कि नीरव मोदी द्वारा खुद की जान लेने का जोखिम इतना गंभीर नहीं है कि उसकी वजह से उसे इंडिया एक्सट्रेडिट करना अनजस्ट या ऑपरेसिव मान लिया जाए। मामले की सुनवाई कर रहे लॉर्ड जस्टिस जेरमी स्टुअर्ट स्मिथ और जस्टिस रॉबर्ट जे दोनों जजों ने वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज सैम गुजी के फैसले को पूरी तरह सही बताया और नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को सही ठहरा दिया। लेकिन नीरव मोदी यहां भी नहीं मानता। वो सुप्रीम कोर्ट जाने का ट्राई करता है, लेकिन लंदन के रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस के जज ने उसकी अपील को रिजेक्ट कर दिया। 2022 में लंदन हाईकोर्ट ने नीरव मोदी के भारत एक्सट्रेडिशन को साफ मंजूरी भी दे दी, लेकिन उसके बाद भी उसे आज तक एक्सट्रेडिशन नहीं मिल सका, उसे भारत नहीं लाया जा सका। लंदन हाईकोर्ट के फैसले के बाद नीरव की लीगल टीम ने फिर दो रास्ते खोल दिए। पहला तो ये कि उन्होंने एक्सट्रेडिशन ट्रायल को रीओपन करने की मांग कर दी, ये दावा करते हुए कि भारत लौटने पर सीबीआई ईडी की लंबी पूछताछ से आर्टिकल 3 के तहत उनके मानवाधिकारों का वायलेशन होगा। दूसरा और सबसे असरदार कदम उन्होंने कॉन्फिडेंशियल लीगल इम्पेडिमेंट प्रोसेस शुरू करके किया, जिसके बारे में न तो इंडियन गवर्नमेंट के पास कोई इन्फॉर्मेशन थी, न क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस को, और न ही जजेस को पूरी तरह इसकी इन्फॉर्मेशन थी। ऐसा कहा जा रहा था कि ये राजनीति से प्रेरित है। ब्रिटिश कानून के तहत जब तक असाइलम एप्लीकेशन लंबित रहेगी, नीरव को भारत नहीं भेजा जा सकता, और ये कॉन्फिडेंशियल अड़चन 2023, 24 और 25 में भी बनी रही है। यही कारण है कि हाईकोर्ट की मंजूरी के बावजूद यूके होम डिपार्टमेंट नीरव मोदी को भारत नहीं सौंप रहा है, क्योंकि पहले इस कॉन्फिडेंशियल लीगल इम्पेडिमेंट का फैसला होना कंपलसरी है। भारत में नीरव मोदी का मामला स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में चल रहा है। 2019 में उसे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर भी घोषित किया जा चुका है, क्योंकि वो जांच एजेंसियों के सामने पेश नहीं हुआ था। इसके बाद कोर्ट ने ईडी की मांग मानते हुए उसकी 329 करोड़ से ज्यादा की 68 प्रॉपर्टीज जब्त करने का आदेश दे दिया। 30 मार्च 2024 को स्पेशल जज SM मेनजोगे ने आदेश दिया कि इस प्रॉपर्टी की बिक्री से मिलने वाला पूरा अमाउंट इंडियन गवर्नमेंट को ही दिया जाए। ईडी ने नीरव की प्रॉपर्टीज तो जब्त कर ली, लेकिन उससे पीएनबी का आधा पैसा भी नहीं वापस मिल सका। एक व्यक्ति 13,500 करोड़ का घोटाला कर देता है, प्रधानमंत्री उसके साथ फोटो में दिखाई देते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास 10,000 पेजेस की रिपोर्ट्स भी होती हैं, फिर भी वो व्यक्ति विदेश भाग जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। कैसे? आप समझदार हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी समझदारी का परिचय दीजिए, और अगले शुक्रवार कौन से घोटाले की कहानी सुनना चाहते हैं वो भी लिख भेजिए। मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।